नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और अब बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम धामी ने तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म टिप्पणी को लेकर इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। सीएम धामी ने बयान देते हुए कहा कि पूरा गठबंधन एक साथ है। इंडिया गठबंधन के सदस्य लगातार सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। इस गठबंधन के बड़े साझेदार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ऐसे बयानों की निंदा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरा गठबंधन इस पर एक साथ है। जिस प्रकार से INDA गठबंधन के लोग लगातार सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी जो मानसिकता है वो ठीक प्रकार से दिखाई देती है। पूरा देश देख रहा है कि वो किस प्रकार का भाव रखते हैं। ये सनातन को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, दुर्भावना रखते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जो गठबंधन के बड़े पार्टनर हैं, चाहे सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, या नीतीश कुमार हों, ममता बनर्जी हों, या अखिलेश यादव हों, कोई भी उन बयानों का खंडन नहीं करता है। इसका अर्थ है कि पूरा गठबंधन मिला हुआ है, उनकी भी सबकी मौन स्वीकृति है। देश की जनता भली भांति देख रही है कि जो सनातन न तो नया है न पुराना है, जो पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहने वाला है, वो सनातन है। सनातन नित्य नया है, नूतन है और हर प्रकार का, एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन को आगे लाने का काम, जीवन में नवजीवन लाने का काम सनातन के द्वारा हमेशा से होता रहा है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदू विरोधी टिप्पणी पर बोलते हुए, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हिंदू विरोधी टिप्पणियां अभी तक की जा रही हैं उस पर उन्होंने उत्तराखंड के कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि दरअसल पीएम मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे पता चलता है कि वे इंडिया अलायंस से डरे हुए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि जब कुछ होता है तो पीएम से राजनीतिक प्रतिक्रिया की उम्मीद की जाती है, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे पता चलता है कि वे इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी थोड़ी चिंतित है। जिस प्रकार के बौखलाहट भरे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि इंडिया नाम से वो घबराए हुए हैं। भारत बनाम इंडिया करना, जबकि दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये भी उनकी इसी मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे ये लग रहा है कि भाजपा के अंदर इंडिया अलायंस से एक चिंता है और उनको ये लग रहा है कि हमारे नीचे की ज़मीन खिसक रही है और इसीलिए कभी भोपाल में, कभी राजस्थान में, कहीं और, कभी दिल्ली में कुछ न कुछ इस तरीके के बातें कही जा रही हैं और प्रधानमंत्री के श्रीमुख से ऐसी बातें निकल रही हैं जो उनकी बौखलाहट को दर्शाती है। उधर आपको बता दें कि देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पूर्व सीएम हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब हमें हरीश रावत को सुनना बंद कर देना चाहिए। विनोद चमोली ने हरीश रावत को कंफ्यूज आदमी बताते हुए कहा कि अगर इस प्रदेश की राजनीति को किसी ने कंफ्यूज किया है तो वो हरीश रावत है। इसके अलावा उन्होंने हरीश रावत को आउटस्टैंडिंग पॉलिटिशियन भी कहा। जी बहुत कंफ्यूज्ड आदमी है। इस पूरे प्रदेश की राजनीति को अगर किसी ने कंफ्यूज किया है तो हरीश रावत जी ने किया है। मैं बोलता भी हूँ कि ही इज़ आउटडेटेड पॉलिटिशियन नाउ। हमको उनको सुनना बंद करना चाहिए। सदन के अंदर क्या चर्चाएं हुई, क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस करना चाहिए उनको। इतने सीनियर आदमी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो क्या चाहते थे कि पीसीएस की सेवाओं को हम आरक्षण के पद से बाहर कर दें? वो क्या चाहते थे जो 1700 लोग जिनके तलवार लटकी हुई जिनकी नौकरियों पर, क्या उसकी नौकरियों की बहाली उसमें न करें? क्या चाहते थे वो? अगर उसको व्यवस्थित कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक नेगेटिव माहौल क्यों बनाना चाहिए? मैंने पहले ही कहा है कि आंदोलनकारियों के विषय पर न सदन बंटना चाहिए न राजनीति होनी चाहिए। इस पर सबको एक राय होकर उत्तराखंड के हित में निर्णय लेना चाहिए और उसी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर आपको बता दें कि देहरादून में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर मुख्य विकास अधिकारी सुश्री जड्डा
कमठान ने अपने कार्यालय कक्ष में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों और वार्ड के हर घर से मिट्टी या चावल इकट्ठा कर कलश में रखे जाएंगे। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा के संबंध में हमको विस्तृत दिशा निर्देश ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त हो गए हैं। इसमें दिनांक 1 से लेकर के 30 सितंबर तक जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में वार्ड स्तर पर जो है प्रत्येक घर से जो है मिट्टी या चावल को इकट्ठा करना है और वो कलश में इकट्ठा करके वो कलश जो है वो ब्लॉक मुख्यालय पे या नगर पालिका, नगर निगम के मुख्यालय पे इकट्ठा किया जाएगा। वहाँ पे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। उधर उत्तराखंड के मदरसों में अब छात्र कुरान की तालीम के साथ संस्कृत का अध्ययन भी करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसका ऐलान किया है। हालांकि एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने के बाद कई मदरसों में पहले से ही संस्कृत पढ़ाई जा रही है। वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित दारुल इफ्ता मदरसे के शिक्षकों ने वक्फ बोर्ड के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि मदरसों में बच्चे उर्दू, संस्कृत समेत अन्य सभी विषय पढ़ रहे हैं। सभी विषयों का अध्ययन करने से बच्चों का विकास भी हो रहा है। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया ज्वालापुर हरिद्वार, और जैसे कि हमारे सीएम साहब ने या सदर साहब ने जो कहा है कि संस्कृत पढ़ा देनी चाहिए, उनके बयान आने से पहले ही जब से हमारे यहाँ पर मान्यता है मदरसा बोर्ड से, तब से ही हम हर एक बच्चों को संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चे खुशी के साथ में संस्कृत पढ़ते हैं और साथ में संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद भी करते हैं। एनसीईआरटी की जो भी बुक्स हैं, जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है और मैथ है, साइंस है, यानी ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। उधर साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनने जा रही है। कांग्रेस पिछले 2 चुनावों से हार का सामना कर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस किसी बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार सकती है। पार्टी संगठन के लोगों में चर्चा है कि संगठन प्रियंका गांधी को हरिद्वार से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रहा है। पार्टी के स्थानीय नेता का मानना है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा हरिद्वार से चुनाव लड़ती है तो फिर संगठन का हर नेता और कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ एकजुट होकर काम करेगा और चुनाव में पार्टी की जीत निश्चित है। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा हरिद्वार लोकसभा में आता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव जीतने जाएगी। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती है। जहां प्रियंका गांधी लड़ना है, और मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं तो निवेदन करता हूं राष्ट्रीय हाईकमान से कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी को हरिद्वार लोकसभा से लड़ाएं, ताकि इस देवनगरी से 5 की 5 सीट देवभूमि से हम कांग्रेस को जिताने का काम करें। अगर प्रियंका गांधी हरिद्वार लोकसभा से लड़ती हैं तो सारी की सारी सीट कांग्रेस जीतती है उत्तराखंड की। इसमें हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो इस मत की है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से उसका प्रत्याशी विजयी हो। इस संदर्भ में यदि कांग्रेस की यह रणनीति रहती है कि कोई महिला चेहरा जो कि बड़े कद का हो, बड़े स्टेटस का हो, उसको यदि हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाए तो हो सकता है कि वो पार्टी ये सोचती हो कि महिला वोटरों को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। इसके साथ साथ अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों पर जो इसका प्रभाव पड़ेगा वो भी वो प्रभाव डालने में सक्षम हो। जैसा हमने पिछले चुनाव में भी देखा था, इलाहाबाद और वाराणसी की जो सीट थी वो हाई प्रोफाइल हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हरिद्वार की सीट भी इस समय हाई प्रोफाइल होने जा रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट 4 सीट बनने जा रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार पार्टी से जुड़े संगठन के लोगों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी को हरिद्वार लोकसभा सीट में चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं 1977 से बनी हरिद्वार लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए काफ़ी चुनौती भरी रही है। वहीं इसके बाद अगर हम बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट काफ़ी रोमांचक भी रही है। वहीं इस सीट से सुप्रीमो बसपा मायावती भी और रामविलास यादव भी हरिद्वार सीट से अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात हो कि आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट में कौन अपनी किस्मत आजमा पाता है। कैमरा पर्सन के साथ में विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार।
और में आगे बढ़ेंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिलों में 4 दिन के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह की बताया कि सभी जिलों के लिए 18 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो जो एक्टिविटी वो रहेगी और उसमें अनेक जगहों तक में आप कह सकते हैं जो हल्की से मध्यम बारिश हो अभी मिलेंगी 3 से 4 दिन में। और एका दुक्का जो हैवी रेन है जैसे बागेश्वर है या इसी तरह देहरादून है और इधर नैनीताल देख लें तो इन डिस्ट्रिक्ट में एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स की भी इस दौरान संभावना रहेगी। और जो इंटेंस शावर वगैरह है वो थोड़े बहुत मिल ही रहे हैं तो इसलिए उसके लिए भी जो है येलो वार्निंग वो थोड़ा रखा गया है। उधर आपको बता दें कि टिहरी बांध की झील में 4 दिवसीय कयाकिंग और साथ ही साथ कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स कप क्वालिफाइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टिहरी स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कोटी कॉलोनी में किया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों के तकरीबन 450 खिलाड़ी प्रतिभाग लेने जा रहे हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी झील की वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने जा रही है और जल्द ही झील में विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बिल्कुल मिलेगी। मैंने जैसे बताया कि हमारे यहाँ पे इस आयोजन के लिए हम लोग पूरे प्रतिबद्ध हैं हर साल करवाने के लिए। और उसी जो हमारे मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी RK सिंह जी ने लास्ट ईयर जब यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी हुई थी उस टाइम पे उन्होंने अनाउंस किया था कि हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलें, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसके लिए कि हमारा पूरा तैयारी है और हम लोग उसको जल्दी ही उसको यहाँ पे शुरू करेंगे। और यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा 13-17 साल के बच्चों को। और उसके बाद उनके लिए जो है जो हमारा इंस्टीट्यूट कोटेश्वर में खुलेगा उसके अंदर उनको कोटा दिया जाएगा और उसकी वजह से जो है इस पूरे एरिया में डेवलपमेंट होगा। नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स बट मेरा जो मानना है जब एक लोकेशन जो है स्पोर्ट्स के नाम पे जब फेमस होती है तो उसके साथ में वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है और लोगों को हर तरह से यहाँ पे आय के साधन बढ़ेंगे। उधर हरिद्वार में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का कहना यही है कि जिस वक्त हरिद्वार में भेल का निर्माण किया गया उस वक्त किसानों की उपजाऊ भूमि भेल हरिद्वार को दी गई थी। किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि भूमि पर जितना काम किया जाना था उसे करने के बाद जो भूमि खाली पड़ी थी उसके लिए किसानों ने सरकार से अपील की, जिसमें उन्होंने खाली भूमि को किसानों को वापस दे देने की मांग रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि किसान संघर्ष समिति एक ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत करवाने आए हैं। जो भूमि खाली पड़ी है उसे किसानों को वापस दे दिया जाए, नहीं तो किसान संघर्ष समिति एक बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे बाप दादाओं ने भी आंदोलन किया और हम भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को वापसी किया जाए। राज्य सरकार ने ही माना है, धामी सरकार ने ही माना है कि ये जमीन अब कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी कि इस पे सबसे पहला अगर हक होगा तो किसानों का होगा। अगर सरकार ने किसी को भी कॉलोनी काटने के लिए दी गई या किसी फैक्ट्री के लिए दी गई तो इस पे परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमारी किसान संघर्ष समिति जो है 17 साल तो हमने समिति बनाकर आंदोलन चला रखा और ये भेल भूमि में जमीन गई भी हमारी 8000 एकड़ जमीन गई। इसके बारे में 300 कुछ एकड़ जमीन कब्जे में आई और सारी जमीन खाली पड़ी। हमने पीछे पैमाश करवाई थी, इसकी बड़ी मुश्किल से 5000 बीघे जमीन खाली पड़ी। प्रशासन ने हमें पैमाश करके रिकॉर्ड दिया था और उसमें से भी ये बंदर बांट कर रहे, कभी किसी को दे दिया, कॉलोनी काट दी, कोई कब्जा कर रहा। हमारा आंदोलन इस बात का था कि कब्जा ना किया जाए। हमारी भूमि वापसी की मांग है और जो अब नई तरीके से जमीनें हमारे से लेने का जो चल रहा है कि राज्य सरकार जमीन मांग रही है हमारी, उसे हम नहीं देंगे। इसमें लेकर जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो इधर पर बांसवाड़ी के नाम से हमारी जगह है, तो उसे वहाँ भी तंग किया जाता है उन्हें। और हमें हर पल में ही तिल मारा जा रहा है। 1894 का प्रावधान था कि 5 साल तक अगर जमीनें काम होने के बाद वापस हो जाती हैं। 10 साल छोड़ो, आज 62 साल हो गए हैं, कोई जमीन वापस नहीं हुई, कुछ भी तरह की कुछ सुख सुविधाएं नहीं हुई।
उधर बद्रीनाथ धाम के मुख्य प्रवेश सिंह द्वार पर कुछ हफ्ते पहले दरारें दिखाई दी। इससे प्रशासन चिंतित हो गया। हालांकि इसकी जानकारी लोगों को नहीं दी गई। बद्रीनाथ जोशीमठ से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जहां पर इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर यहां पर धंसाव हुआ था। अब एसआई की तरफ से दरअसल टीम जो है वो भेजी गई है और साथ ही साथ जिसने जमीनी सर्वेक्षण किया है और पाया कि दरारें बारिश और अन्य पर्यावरणीय कारणों के कारण आई थी। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो बरसों पुरानी हैं और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी, जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है। और वर्तमान में किसी प्रकार से कोई मंदिर को लेकर के या मंदिर परिसर को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और न वहाँ पर भूधसाव जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। उधर आपको बता दें कि रुड़की में खलील शरीफ हजरत साबिर साहब के सालाना उर्स को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इस बार प्रशासन का सबसे पहला फोकस मेले की साफ सफाई और पार्किंग की उचित व्यवस्था पर है। इतना ही नहीं, पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा, जिस पर कि प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। वहीं कलियर दरगाह पहुंचे जिलाधिकारी दिराज सिंह गब्रियाल ने सबसे पहले दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश कर देश प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। इसके बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और हज हाउस सभागार में व्यवस्था और तैयारियों को लेकर सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। देखिए, मैं निरीक्षण करने आया था। वैसे तो समय समय पे हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम भी चल रहा है। जैसे टेंडरिंग की व्यवस्था जो होनी थी, टेंडर्स वगैरह जो निकलने के कार्य करने के लिए वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी विभागों ने अपना काम भी कर लिया। बिजली वालों ने अपना काम कर लिया, जल निगम ने अपना काम कर लिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो नहरों के बगल में घास आस की और झाड़ियों की सफाई करने की जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है तो उसकी सफाई वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ पर पार्किंग मेन इशू जहाँ पे एसओ साहब ने यहाँ पे बताया है तो उसका टेंडर भी उन्होंने कर लिया। अगर टेंडर में कोई नहीं आता तो जो लास्ट जो व्यक्ति कर रहा था वही व्यक्ति उसको कंटिन्यू करेगा। और जितने भी हमारे विदेशी श्रद्धालु यहाँ आते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको बहुत बढ़िया एक अनुभव मिले। उधर देहरादून में डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर का ट्रांसफर देहरादून के एसएसपी पद से इंटेलिजेंस में कर दिया गया है, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। आपको बता दें कि विदाई समारोह का आयोजन पुलिस लाइन स्थित सभागार में हुआ और इस दौरान जिला पुलिस के अफसरों के साथ थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर के करीब 14 महीनों के कार्यकाल की सराहना की गई। उधर आपको बता दें कि हल्द्वानी में नवनियुक्त एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कार्यभार संभाल लिया है और कुर्सी संभालते ही एसएसपी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नैनीताल जिले को नशा और अपराध मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि नैनीताल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। इसीलिए पर्यटकों को बेहतर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका कहना है कि अपराध पर अंकुश लगाने और शांति व्यवस्था बनाने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। कि हमारी पूरी टीम के साथ में जैसा आपने बताया कि नशे की एक समस्या है तो नशे के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। और चूँकि नैनीताल देश में नहीं बाहर भी पूरी दुनिया में पर्यटन के लिए और यहाँ का टूरिज्म उसके लिए फेमस है, तो हम कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि यहाँ का जो टूरिस्ट आए उसको हम बेस्ट लेवल पे क्वालिटी टूरिज्म दे पाएँ। उसके लिए ट्रैफिक वाला और सेफ्टी वाले जितने भी इशू हैं उन पर हम काम करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे जो कानून व्यवस्था है उसको बेहतर करने के लिए और सोसाइटी में कम्युनल हार्मनी जो है उसको बनाए रखने के लिए हम लेवल पे बेस्ट प्रयास करेंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर आपको बता दें कि देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 1200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 13 लोगों की मौत अब तक डेंगू से हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भी अब निजी अस्पतालों में डेंगू का जो टेस्ट है करवाने पर प्लेटलेट्स का जो कम दिखाई जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू जैसी बीमारी का निजी अस्पताल फायदा भी उठा रहे हैं और अपनी
जेब में भरने का काम कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि सीएम धामी की ओर से साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। अगर ऐसी कोई भी शिकायत सामने आती है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के पास जनपद में बेड्स की कोई इशू नहीं है और प्लेटलेट्स या ब्लड का किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। लगभग 168 केसेस हमारे कल तक थे। यहाँ पर एक डेथ का केस हुआ था। कोई बड़े क्लस्टर्स हमारे डेवलप नहीं हुए हैं डेंगू के या किसी अन्य प्रकार के। इसके साथ साथ अभी जो फिलहाल निर्देश दिए गए हैं वो हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में विशेष रूप से केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सोर्स रिडक्शन पर मेहनत करने के लिए कहा है। तो लगातार डेंगू के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच निजी अस्पताल इसका काफी फायदा उठा रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं उनसे ज्यादा जो पैसे हैं वसूले यहाँ पर जा रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस तरीके की अगर कोई भी शिकायत आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो अब तक डेंगू के 13 लोगों की मौत जो है वो प्रदेश में हो चुकी है। निजी अस्पताल अब स्थिति का फायदा जो है वो उठा रहे हैं। जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं टेस्ट में कम दिखाई जा रही है प्लेटलेट्स, और ऐसी स्थिति में काफी जो खर्चा है वो डेंगू मरीजों का जो है वो करवाया जा रहा है। और जानबूझकर जो प्लेटलेट्स है टेस्ट में वो निजी अस्पतालों द्वारा कम दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।